हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल्टो 800 रीबिल्ड सीरीज के पार्ट 4 में। एंड फाइनली अपना जो इंजन है वो एक्चुअल में जो रीबिल्डिंग की प्रोसेस होती है वो इस पार्ट से शुरू होने वाली है। तो इस वाले पार्ट में हम जो ब्लॉक है उसमें क्रैंकशाफ्ट और मोस्ट प्रोबेबली जो पिस्टन्स वगैरह हैं, ऑयल पंप्स वगैरह हैं, जो मैन ऑयल सील है, वो सारी चीज़ें असेंबल कर देंगे। एंड उसके आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो आपको इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हम ये चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, साथ ही साथ जो भी टॉर्क स्पेक्स वगैरह रिक्वायर्ड रहेंगे, जो भी प्रिकॉशंस फॉलो करने रहेंगे किसी भी आइटम को लगाने से पहले, जहाँ जहाँ पर लुब्रिकेटिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में मेंशन करा जाएगा, और जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड विद दैट बीइंग सेड, ये जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ दो टिप्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंजन रीबिल्डिंग को शुरू करने से पहले, वो मैं बता देता हूँ जल्दी से, और फिर अपनी जो असेंबली है उसको स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे मैकेनिक भाई हैं या फिर वो लोग जो कि गराजेस को ओन करते हैं एंड उनको स्पेयर पार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, तो उसी का जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करने के लिए गराज प्रो ने अपनी स्पेयर पार्ट्स डिवीजन को लॉन्च करा है, जिसके थ्रू आप जितनी भी कार्स पर काम करते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। जितना बड़े अमाउंट में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एंड नॉर्मली जो आप थर्ड पार्टी शॉप्स वगैरह से जो स्पेयर पार्ट्स लेकर के आते हैं उतना डिस्काउंट तो आपको इनकी वेबसाइट पर नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स पर भी मिलेगा। लेकिन अगेन एज आई सेड कि जो बल्क क्वांटिटी होती है उसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपके जो वर्कशॉप है उसके ऊपर डोर स्टेप आपको डिलीवरी मिलेगी, तो आपका वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हर टाइप के आपको अवेलेबल हैं। OEM चाहिए तो आपको OEM स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, OES चाहिए तो OES स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। तो जितने भी लिंक्स हैं व्हाट्सएप पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर इनका ऐप है उस पर जा करके भी आप स्पेयर पार्ट्स को लिस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से, जो कि रहने वाली है साफ़ सफाई। अब ये जो पार्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से कुछ पार्ट्स बेशक नए हैं, लेकिन काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे भी हैं जो कि मैं पुराने यूज़ कर रहा हूँ और उनको मैंने अच्छे से क्लीन करा है, अच्छे से वॉश करा है। अब क्लीनिंग एंड वॉशिंग की जो प्रोसेस है वो मैं आपको जब कोई और गाड़ी का इंजन अपन रीबिल्ड करेंगे तब तसल्ली से डिटेल में बना करके बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप स्क्रीन पर ये जो इंजन है इसके कुछ पार्ट्स को चेकआउट करिए, जो कि मैंने खोलते टाइम थोड़े बहुत शॉट्स लिए थे। तो इनमें आप इस इंजन की कंडीशन देख सकते हैं और अभी वही सेम कंडीशन आप यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करिए। तो ये वाला जो ब्लॉक है और ये वाला जो हेड है ये तो हम पुराना यूज़ नहीं कर रहे हैं, दोनों हम नए डाल रहे हैं, इसलिए इनकी मैंने इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी है। लेकिन उसके अलावा बाकी के जो पार्ट्स हैं उनकी साफ़ सफाई आप चेकआउट करिए। इनकी जो कंडीशन है वो जब मैंने इनको डिसमेंटल करा था तब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंड रिमाइंड यू, ये जो पार्ट्स हैं जो कि हम रीयूज़ कर रहे हैं उनको मैंने केमिकल वॉश नहीं करा है। केमिकल वॉश से पार्ट्स हैं वो ज़्यादा चमकने तो लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका जो मटेरियल है वो केमिकल ईट आउट करता है, जो कि एक इंजन के पार्ट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए केमिकल वॉशिंग वगैरह से बचें। नॉर्मल जो डीजल, पानी और सोप वगैरह से क्लीनिंग होती है, हालांकि डिटेल में वीडियो आ जाएगी, लेकिन वही प्रोसेस फॉलो करना है। केमिकल वॉश अगर आप करेंगे तो आप इंजन को डैमेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टिप नंबर 1। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा समय लेकर के उस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया है जिस ऑर्डर में हम इनको असेंबल करते हुए जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, जो भी पार्ट्स हैं वो जिस तरीके से लगने हैं मैंने उसी तरीके से पहले ही रख दिए। जो भी बोल्ट्स एंड नट्स वगैरह हैं वो सारे मैंने जिन जिन पार्ट्स पर लगने हैं उनके साथ ही अरेंज कर दिए। तो अभी मेरी जो सरदर्दी है एक एक पार्ट को ढूंढ करके लाने की वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि इन सारे पार्ट्स को असेंबल करना है। जो ऑर्डर है वो मैंने ऑलरेडी प्री डिसाइड कर लिया है, तो मेरा आधा काम यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अभी असेंबली के टाइम पर मैं टेंशन फ्री होकर के सारे पार्ट्स को लगाता जाऊँगा और मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइज़ करें बिना इंजन को असेंबल करते हैं और हम नया नया काम सीख रहे हैं या फिर अपना DIY कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा पार्ट भूल जाते हैं जो कि किसी और पार्ट से पहले लगना था, लेकिन वो हमें बाद में दिखता है। फिर हमें याद आता है कि यार ये पार्ट रह गया, फिर हमें 3-4 पार्ट पहले खोलने पड़ते हैं, उसके बाद हम फिर से उस पार्ट को लगाते हैं। तो वो हमारी सरदर्दी बढ़ा देता है, हमारा टाइम बढ़ा देता है, हमारा लेबर बढ़ा देता है। तो इसलिए हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका रोज़ का यही काम है, आप डेली बेसिस पर इंजन्स ही असेंबल करते हो, तो आपको ये सब ना भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन
इट्स गुड टू नो, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब अपना जो क्रैंक केस है, मतलब इस केस में सॉरी सिलेंडर ब्लॉक, उसको उठाते हैं और उसमें सबसे पहले जो पुराने वाला सिलेंडर ब्लॉक है उसमें मैंने कुछ बोल्ट्स वगैरह लगा के रखे हैं ताकि मेरे को याद रखने में आसानी हो। तो ये सारे जो बोल्ट्स वगैरह हैं ये इस वाले ब्लॉक में अपन ट्रांसफ़र करते हैं और फिर अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो दोनों ब्लॉक्स को आमने सामने रख लिया है। अब सबसे पहले इस वाली साइड के जितने भी बोल्ट्स हैं उनको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ जो भी आसानी से खुलने वाले बोल्ट्स वगैरह हैं उनको ट्रांसफ़र करने से। एंड अभी हम यहाँ पर ये एक सेक्शन है, इसके ऊपर एक नट लगा हुआ है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। ये 17 मिलीमीटर का है। देयर वी गो। एंड अभी सबसे पहले इसको यहाँ पर लगा करके हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद में इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। और अभी यही सेम प्रोसेस जो बाकी की साइड्स हैं उनके जो भी बोल्ट्स एंड नट्स वगैरह हैं उन पर रिपीट करनी है। एंड अभी लास्ट में ये जो 2 स्टड्स हैं इनको निकालने की बारी आती है। तो आप चाहें तो इनको लेथ मशीन शॉप से निकलवा सकते हैं या फिर एक सिंपल सी ट्रिक है, 2 10 मिलीमीटर के जो नट्स हैं उनको लेकर के आपस में क्रॉस टाइट कर देंगे। जैसे कि अभी मैंने ये नट लगा दिया और इसके ऊपर मैं ये वाला नट लगा दूंगा इतना, और अभी इनको आपस में क्रॉस टाइट करूँगा कुछ इस तरीके से। एंड अभी जो पीछे वाला नट है उस पर मैं स्पैनर लगा करके इसको रिमूव कर लूँगा और सरप्राइजिंगली ये काफ़ी ईजिली निकल रहा है। जनरली ये जो स्टड्स हैं ये काफ़ी स्टक होते हैं। अब इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है इसको मैंने डीजल वॉश करा था, तो डीजल है उसने थोड़ा सा इसको पेनिट्रेट कर दिया, और साथ ही साथ इस पर मैंने थोड़ा WD-40 भी डाला था। तो WD-40 इन चीज़ों पर काफ़ी सही काम करता है। तो ये एक तो निकल गया, इसको उधर लगाना है। सेम मेथड से ये वाला निकालना है। और अभी ये जो डाउल है ये मैं निकाल लेता हूँ, ये उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी हमारा जो ब्लॉक है वो क्रैंकशाफ्ट को इंस्टॉल करने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ डायरेक्शन समझ लेते हैं ब्लॉक की। तो ब्लॉक का ये वाला जो सेक्शन है ये मैंने ऊपर की साइड रखा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है जिस साइड ऑयल फिल्टर लगेगा, ये वाला जो सेक्शन है इससे आप समझ सकते हैं ये हमारा एग्जॉस्ट की साइड है, मतलब जिस साइड हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगेगा, साइलेंसर लगेगा, उस साइड है। तो पीछे की जो साइड है वो हो गई हमारी इनटेक की साइड। ये वाली जो साइड है इस साइड हमारा गियर बॉक्स लगता है, तो इसको हम बेल हाउसिंग वाली साइड बोल देते हैं, क्योंकि गियर बॉक्स की जो बेल हाउसिंग है वो इधर ही कनेक्ट होती है। और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे टाइमिंग की साइड, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट की जो टाइमिंग है उसकी जो बेल्ट है वो इधर ही लगेगी। वाटर पंप लगता है इस साइड। तो ये एक बेसिक रेफरेंस है जो कि इंजन रिबिल्डिंग के टाइम पर बहुत जगह काम आएगी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने यही बताई है। एंड विद दैट डन, फाइनली अपनी जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम लगाएंगे अपने बैरिंग्स। तो ये जॉनरल बैरिंग्स हैं और ये थ्रस्ट बैरिंग्स हैं। ये सारे के सारे यहाँ लगने वाले हैं हमारी क्रैंक लगने से पहले। और उससे पहले आप देख ही सकते हैं इंजन को मैंने उल्टा कर दिया है। अभी फिर से ये वाली साइड टाइमिंग की है, दूसरी साइड है वो हमारे फ्लाईव्हील या गियरबॉक्स वाली साइड की है। तो अभी सबसे पहले हम दोनों थ्रस्ट बैरिंग लगाने वाले हैं और 4 हमारे जो क्रैंकशाफ्ट के बैरिंग्स हैं वो लगाने वाले हैं। ये 4 जो हैं ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर की साइड वाली कैप्स में लगेंगे, तो इनको साइड में कर देते हैं। अभी बता देता हूँ सारे जो बैरिंग्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए कोई भी बैरिंग उठा करके आप इनमें लगाने लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनकी साइड ज़रूर होती है, वो लगाते टाइम बताऊँगा, लेकिन सारे के सारे बैरिंग सेम साइज़ के होते हैं। इस पर्टिकुलर इंजन में, इस पर्टिकुलर जॉब में जो हम कर रहे हैं, सारे के सारे बैरिंग सेम साइज़ के हैं। और थ्रस्ट बैरिंग भी हम नए डाल रहे हैं। तो अभी इनको 1 बाय 1 करके लगाने की प्रोसेस जानते हैं। तो ये अपना बैरिंग है, पीछे की साइड इसकी प्लेन है, एक इसमें आपको ऑयल होल मिलेगा, यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह ब्रांडिंग्स वगैरह हैं। यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको कटआउट थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। अंदर की साइड आपको इसमें एक चैनल दिखेगा और वो होल फिर से है। तो ये जो है ये इन स्लॉट्स में लगने वाला है। और इन स्लॉट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको होल दिख जाएगा, तो आपको इस होल को इस होल के साथ मैच करना है। दूसरा, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये यहाँ पर एक कट बना हुआ है, इसमें लगने वाला है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे और फिर हम इसको नीचे की साइड पुश करेंगे। और ये क्लिक की जो साउंड आई है इससे हमारा जो बैरिंग है वो सीट होने की हमें एश्योरेंस मिलती है। तो एक हो गया, अब ऐसे ही बाकी के लगाते हैं।
ये कट देख लिया हमने, इसको यहाँ पर लगाया और पुश करा। ऑयल का जो होल है वो दोनों होल्स मैच हो गए, मतलब ये वाला होल और बेरिंग में जो होल है वो मैच हो गए। तो हमारे 2 बेरिंग्स लग चुके हैं, अब बचे हुए 2 लगाते हैं। ये जो हैं फ्लश करने हैं हमें, मतलब बेरिंग्स के जो ये वाले सिरे हैं ये हमें ये वाला जो सेक्शन है इसके साथ फ्लश करने हैं। इस साइड फ्लश है, इस साइड फ्लश है, और उसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, जो ऑयल होल है वो प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा। तो सारे के सारे प्रॉपर्ली मैच हो चुके हैं। तो अभी हम इनको ऑयल करेंगे अच्छे से, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयल है वो पूरे बेरिंग पर रब कर देंगे। एंड जो ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मारुति सुजुकी का 5W30। अब ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि इंजन ऑयल है वो इस स्पेसिफिक इंजन के लिए 5W30 ग्रेड का होना चाहिए। और बिकॉज हम 1000 किलोमीटर पर चेंज करने वाले हैं तो रनिंग इनके लिए सबसे बेस्ट जो इंजन ऑयल रहता है वो रहता है मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल 5W30 ग्रेड का यूज़ करना है। मैंने स्कीप में डाल रखा है ताकि लगाने में आसानी हो। तो ये मत सोचना कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड अभी रखने वाले हैं अपनी क्रैंक शाफ्ट को यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप वो ये रहेगी कि सिलेंडर ब्लॉक को आप जब क्लीन करके सुखा रहे हो उस टाइम पर ये जो ऑयल होल्स हैं इनमें कंप्रेस्ड एयर जरूर से अप्लाई कर लेना। कई बार क्या होता है कि जो ऑयल होल्स हैं उनमें कुछ कचरा रह जाता है और फिर ऑयल की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी और आपका जो कराया काम है वो वापस से आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन सीज हो जाएगा अगर क्रैंकशाफ्ट बैरिंग्स पर या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर ऑयल नहीं पहुँचेगा तो इंजन सीज होना तय है। तो इसलिए सारे जो ऑयल गैलरीज हैं, ऑयल होल्स हैं, उनको आप मेक श्योर करें कि आप अच्छे से चेक करें। सेम गोज़ फॉर द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट में भी ये ऑयल होल्स आते हैं। बेसिकली होता क्या है, ऑयल यहाँ से आता है फिर इनमें घूमता है, इनमें होल्स हैं और ये वाले जो होल्स हैं ये हमारी कनेक्टिंग रोड लगती है उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से हमारी जो कनेक्टिंग रोड के बेरिंग्स हैं उनको ऑयल सप्लाई होता है। तो क्रैंकशाफ्ट के सारे ऑयल होल्स हैं उनको अच्छे से कंप्रेस्ड एयर से साफ करना है। एंड सेम गोज़ फॉर दीज। और ऐसा ही पूरे इंजन में जहाँ जहाँ पर ऑयल गैलरीज वगैरह हैं, चाहे वो सिलेंडर हेड हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको क्लीन करना है। तो ऑयल लाइंस हैं वो हमारी साफ़ रहनी बेहद ज़रूरी हैं। एंड विद दैट सेड अब अपनी जो क्रैंकशाफ्ट है उसको रखते हैं। लेकिन उससे पहले ये वाला जो हिस्सा है क्रैंकशाफ्ट का, ये टाइमिंग वाला हिस्सा है, इस साइड टाइमिंग की साइड रखेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें फ्लाई व्हील लगेगा, तो ये वाला हिस्सा जाएगा बेल हाउसिंग की साइड। तो बेल हाउसिंग हमारी इस साइड है, टाइमिंग हमारी इस साइड है। तो इसको हम उठा करके यहाँ से पकड़ते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई थिंक मैं कर लूँगा। और इसको ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने जानबूझ करके छोड़ी है, वैसे ये प्रॉपर्ली अभी रखी भी नहीं गई है, लेकिन वो है ये। तो अभी आप समझ लो, ये मैं आपको इसको रखने से पहले लगा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को यूज़ करके, बिकॉज इनको चिपकाना पड़ता है और चिपकाने के लिए ग्रीस यूज़ करना पड़ता है। तो ग्रीस लगा करके अगर चिपकाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज़ मैं एक तरीका और बताऊंगा जिससे कि आपको इनको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्रैंकशाफ्ट लगाने के बाद में बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो अभी क्रैंकशाफ्ट को निकालते हैं एक बार के लिए और मैं आप लोगों को जो हमारे थ्रस्ट बैरिंग्स हैं उनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है वो समझाता हूँ। तो हमारे जो थ्रस्ट बैरिंग्स हैं वो इस इंजन के केस में टाइमिंग की साइड से 3rd नंबर वाला जो जॉनरल को होल्ड करने वाला सेक्शन है उस पर लगेंगे। तो टाइमिंग की साइड ये है, ये पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। इसमें आपको यहाँ पर कट बने हुए दिख जाएंगे। ये कट बना हुआ है, ये आपको इसमें नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, ये आपको इसी में दिखेगा। ये एक साइड कट बना हुआ है और दूसरी साइड भी कट बना हुआ है। तो दोनों जो थ्रस्ट बैरिंग्स हैं वो यहाँ पर लगते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये बेसिकली क्रैंकशाफ्ट की जो साइड प्ले है, साइड मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जब आप इंजन रीबिल्ड करते हैं तो आप ये बैरिंग्स चेंज करते हैं, वैसे ही आपको ये भी चेंज करने होते हैं। एंड इनकी साइजिंग वगैरह का जो भी रहेगा वो लेथ मशीन शॉप वाली वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो इनको लगाने का तरीका ये है कि इसमें जिस साइड मार्किंग है वो अंदर की तरफ रखेंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये दो जो चैनल टाइप बने हुए हैं ये हम बाहर रखेंगे। तो ये यहाँ पर
कुछ इस तरीके से लगेगा। लेकिन अभी ये यहाँ पर ऐसे चिपका हुआ नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा भी हिला तो ये गिर जाएगा। तो इसके लिए इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा करके इसको यहाँ पर चिपकाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्रीस लगा करके इसको यहाँ पर ऐसे चिपकाया जाता है ताकि ये गिरे ना। ग्रीस के अलावा कुछ और मत लगा देना, ग्रीस ही लगाना है। साइड मैंने बताई दी, ये वाली साइड बाहर रखनी है। तो इसको मैंने लगा दिया। अब दूसरा वाला जो है वो मैं आपको बाद में लगा करके दिखाऊंगा दूसरे तरीके से। आप दोनों में से किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीस लगा करके ऐसे ही दूसरे वाले को चिपकाना है अगर आप चाहें तो, अदरवाइज दूसरा मेथड जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना। तो अभी अपन अपनी जो क्रैंकशाफ्ट है उसको उठा करके बताए गए तरीके से यहाँ पर प्लेस करते हैं। और प्लेस करते टाइम वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो थ्रस्ट बेरिंग है वो गिर ना जाए। तो अभी हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वो प्रॉपर्ली प्लेस हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम इस साइड का जो थ्रस्ट बेरिंग है वो लगाना चाह रहे हैं तब हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि वो चिपका हुआ है, वो साथ में आ गया इसके। तो अभी ये वाला हमें नहीं लगाना है तो इसलिए मैं इसको उधर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। बेरिंग अपनी पोजीशन पर है। तो अब हम दूसरे वाला थ्रस्ट बेरिंग लेंगे और इसको ये वाला हिस्सा बाहर रखते हुए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और फिर हम इसको ऐसे स्लाइड कर देंगे और ये लग गया। तो ना ग्रीस लगाना पड़ा, ना इसके गिरने की टेंशन है। हमने क्रैंक रख दी और थ्रस्ट बेरिंग लगा दिया। तो ऐसे ही आप दोनों भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या होगा, हमारी जो साइड प्ले है वो एकदम क्लियरेंस में आ गई है। अगर हम ये नहीं लगाते तो क्रैंक में साइड मूवमेंट रहता। अभी हमारी जो क्रैंक है उसके सारे हिस्सों को, मतलब कनेक्टिंग रोड वालों को छोड़ करके, क्योंकि इनको अभी नहीं करेंगे, इनको जब कनेक्टिंग रोड लगाएंगे तब करेंगे। ये जो 4 हिस्से हैं, 2 3 4, इनको अच्छे से लुब्रिकेट करते हैं। और फिर ये जो बचे हुए बेरिंग्स हैं इनका क्या करना है वो बताता हूँ। सो देयर वी गो। अभी एक बार के लिए थोड़ा सा क्रैंक को हम रोटेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करने से हमारा जो थ्रस्ट बेरिंग है वो हिल सकता है। अभी आप देख भी सकते हैं लाइव, ये थोड़ा सा हिल गया था, तो इसलिए इनको छोड़ देते हैं। और अभी जो इसकी कैप्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये रही अपनी कैप्स, ये रहे उनके बोल्ट्स, और बेरिंग्स मैंने पहले ही दिखा दिए थे। अब जो कैप्स हैं उनमें काफ़ी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये टी का मार्क और ये एरो का मार्क। इसका मतलब ये है कि ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन हमें टाइमिंग की तरफ रखनी है। टाइमिंग वाली साइड ये है, तो ये एरो ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने इसको रखा हुआ है। दूसरी चीज़ है 1 2 3 4, तो टाइमिंग की साइड से 1 ये वाला, मतलब ये वाला, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4। तो इनको इस ऑर्डर में प्लेस करना है। बस यही चीज़ है जो कि इन कैप्स के साथ में माइंड में रखनी है। बोल्ट सारे एक जैसे हैं, इनमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। बेरिंग सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो कैप्स हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसीलिए उन पर मार्किंग करी हुई है। तो अभी इनको सबसे पहले इनमें बेरिंग लगाएंगे। तो इनमें आपको 2 कट देखने को मिल जाएंगे। तो हम बेरिंग उठाएंगे और इसमें एक कट है उसको मैच कर देंगे। अब जो बेरिंग है उनमें सभी में आपको होल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें कोई भी होल्स नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही बनाते हैं, कॉस्ट कटिंग होती है इस तरीके से। तो ये जो कट है इसको मैच कर दिया, फिर इसको पुश करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसको लेवल कर देंगे। अभी ये लेवल नहीं हुआ है, अब ये लेवल हो गया। दूसरी साइड का भी लेवल चेक कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो बाकी के 3 बेरिंग्स हैं वो मैं लगाता हूँ। देयर वी गो। अभी इन पर अपने को वैसे ही ऑयल अप्लाई करना है जैसे हमने नीचे वाले बेरिंग्स पर करा था। और अभी बारी बारी से इनको प्लेस करना है। तो थोड़ा सा जो ऑयल है उसको इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। अभी अपन मेक श्योर करेंगे एरो वाला मार्क टाइमिंग की तरफ रहे। ये 1 नंबर है तो ये यहाँ पर लगेगा। सेम तरीके से जो नंबर 2 है उसको लगाते हैं। सो देयर वी गो, ये यहाँ पर आएगा। एक बार के लिए इनको सिर्फ टेम्परेरीली खाली इनके ऊपर प्लेस करना है, उसके बाद में इनको अलाइन करके पुश करना पड़ेगा, उस पर भी आएंगे। ये नंबर 3 है, इसको लगाते हैं। देयर वी गो। और अभी है ये नंबर 4 जो कि लगेगा यहाँ पर ऐसे।
उसके बाद में एक एक जो बोल्ट है उसको लेकर के जो बोल्ट होल्स हैं उनमें लगाना है और हैंड टाइट करना है। अभी बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम जो कैप्स हैं उनको नीचे वाले होल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं और उसका सबसे बेस्ट तरीका जो बोल्ट है उसी को यूज़ करके है। तो ये एक हो गया, अब दूसरी साइड वाला लगाते हैं, ये हो गया। तो अभी हमारी जो कैप है वो अलाइन हो गई है। तो अभी सबसे पहले सारी जो कैप्स हैं उनके मैं बोल्ट्स लगाता हूँ। अब बारी है इनको पुश करने की। अब पुश करने से मेरा क्या मतलब है वो आप इस साइड से समझ जाएंगे। तो ये जो कैप्स हैं आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली अंदर नहीं गई हैं क्योंकि थोड़ा सा इनके अंदर क्लियरेंस इश्यू है। अब वो मे बी सिर्फ इस केस में हो सकता है क्योंकि कैप्स भी नहीं है और जो ब्लॉक है वो भी नया है। लेकिन अगर आपके साथ भी सेम ऐसा हो रहा है तो अभी मैं जो मेथड बताऊंगा आप वो यूज़ कर लेना। सबसे पहले हैंड टाइट कर दिया, उसके बाद में हम एक नॉर्मल रैचेट लेंगे छोटे वाला और उसकी हेल्प से सबसे पहले हम ये देखेंगे किस साइड ज़्यादा उठा हुआ है, उस साइड थोड़ा सा हम इसको टाइट करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो एज यू कैन सी ये जो कैप है ये अंदर की साइड पुश होने लग गई है। अब जैसे ही इस साइड से ज़्यादा पुश होने लग जाएगी तब हम इस साइड वाला जो बोल्ट है उसको टाइट करने लग जाएंगे। इसी तरीके से हमें इवनली दोनों साइड के जो बोल्ट्स हैं उनको जितना हम हैंड टाइट कर सकते हैं उतना करना है। तो अभी ये वाली जो कैप है ये प्रॉपरली सीट हो चुकी है दोनों साइड से। अब सेम इसी तरीके से बाकी की जो 3 कैप्स हैं उनको सीट करना है। ऑलराइट, सो अभी ये जो कैप्स हैं इनको हमने प्रॉपरली लगाया है या नहीं वो हम जितना चेक कर सकते थे हमारी आंखों से वो हमने कर लिया। अब फील करके और देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो क्रैंकशाफ्ट है उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे कि जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें किसी टाइप का कोई ड्रैग वगैरह तो नहीं आ रहा है, क्रैंकशाफ्ट का जो रोटेशन है वो स्मूथ है या नहीं है, जो कि इस केस में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मतलब जितना होना चाहिए उतना प्रिसाइज मूवमेंट हो रहा है इस क्रैंकशाफ्ट में। सो दैट इज़ ए रियली गुड थिंग। तो अब बारी आती है इन सारे बोल्ट्स को टॉर्क करने की। सो टॉर्क फिगर जो है वो है इसकी 46 न्यूटन मीटर्स और वर्कशॉप मैनुअल में किसी भी टाइप के डायरेक्शन की मतलब किस पैटर्न में टाइट करना है उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो मैं खुद से ही बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन अंदर वाले 4 बोल्ट्स टाइट करेंगे, उसके बाद में बाहर वाले 4 बोल्ट्स टाइट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वाले से। तो इसको टाइट करते हैं 46 न्यूटन मीटर्स पे। देयर वी गो। अब ये वाला करेंगे, इसमें क्रिस क्रॉस यूज़ नहीं करना है। वेल मुझे तो वही लग रहा है। एक हो गया, सेकेंड वन इज ऑल्सो डन। अब इस वाले को करते हैं। ये भी हो गया। एंड देयर वी गो। तो अपने जो चारों कैप्स के बोल्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली टाइट हो चुके हैं। तो अब बारी आती है क्रैंकशाफ्ट को चेक करने की। तो वैसे तो एक चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा वो है कि क्रैंकशाफ्ट को जब हम लेथ मशीन शॉप से जो भी हम इसका काम करा के लाते हैं उस टाइम पर वहाँ पर इसका प्रॉपर चेकअप जो है वो होता है स्क्रू गेज से, फिलर गेज से और बोर गेज से। लेकिन अगर आप अपने खुद से ऑन योर ओन इसको चेक करना चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक गेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको इसको प्रॉपर्ली चेक करना है। वो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फ्यूचर में जब हम किसी बिल्ड पर काम करेंगे तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बिकॉज अभी प्लास्टिक गेज अवेलेबल नहीं है और मैंने डबल मेक श्योर करा है लेथ मशीन शॉप पर कि इसकी जो स्क्रू गेज और बोर गेज को कंबाइन करके उनकी जो कैलकुलेशन निकलती है उसमें हम क्लियरेंस निकालते हैं, तो वो क्लियरेंस स्पेक में थी। दैट मीन्स कि हमें क्लियरेंस वाइज इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है और प्रोफेशनल तरीका चेक करने का वही है। लेकिन एक और तरीका है जो कि प्रोफेशनल नहीं है
लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जो मैकेनिक्स हैं, इवन ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले, वो यही तरीका यूज़ करते हैं। वो है कि आप जब कैप्स को प्रॉपर्ली टाइट कर देते हैं, इस केस में हमने इनको 46 न्यूटन मीटर पर टाइट कर दिया, तो उसके बाद में आप क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करके देखिए और उसका जो ऑपरेशन है वो कितना स्मूथ हो रहा है, वो आपको बता देगा कि आपकी जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी जो बेरिंग क्लियरेंस है वो प्रॉपर है या नहीं, और क्रैंकशाफ्ट का इंस्टॉलेशन आपने प्रॉपर करा है या नहीं। तो इस केस में जो रोटेशन है वो काफ़ी स्मूथ है, किसी भी टाइप की एक्सेसिव प्ले हम फील नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो थ्रस्ट बेरिंग वाली जो क्लियरेंस है उसके लिए आप इसको बैक एंड फोर्थ मूव करके ट्राई कर सकते हैं फील करने की। तो इसमें किसी भी टाइप का ड्रैग नहीं है और ना ही इसमें साइड टू साइड कोई एक्सेसिव प्ले है। इसकी भी क्लियरेंस आती है, लेकिन अगेन एज आई सेड वो किसी और बिल्ड के लिए मैं बचा के रखना चाहता हूँ, तो इसलिए ये हो चुका है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो, जो कि होने वाला है हमारी जो मेन ऑयल सील है वो, और मेन ऑयल सील की जो प्लेट है उसको लगाने की। तो ये रहे हमारे सारे पार्ट्स। सबसे पहले हम जो मेन ऑयल सील है उसको, जो इसकी हाउसिंग है उसमें फ़िट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हाउसिंग का लिप है जहाँ पर ऑयल सील लगने वाली है उसको अच्छे से पूरा लुब्रिकेट करना है ऑयल की हेल्प से। उसके बाद में सेम जो प्रोसेस है वो ऑयल सील के आउटर लिप पर रिपीट करनी है, और जब हम ये कर लें तब जो ऑयल सील है उसको, उसका जो स्लॉट है उसके साथ अलाइन करते हुए हम जितना हाथ से पुश कर सकते हैं उतना हाथ से पुश करने की कोशिश करेंगे। एंड एज यू कैन सी हमें और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैलेट वगैरह यूज़ ही नहीं करना पड़ा। जो ऑयल सील है वो हाथ से ही अपना जो हाउसिंग है उसमें फिट हो चुकी है। अभी हमें चेक करने के लिए ये मेक श्योर करना है कि जो हाउसिंग है उसका ये जो पोर्शन है, इसके जो ऑयल सील है वो एकदम लेवल में रहे। ऑयल सील इससे ऊपर नहीं उठी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ ऑयल सील को इस पोर्शन से और ज़्यादा नीचे भी नहीं पुश करना है, ये दोनों लेवल में होनी चाहिए एंड वी आर गुड टू गो। एंड अभी एक बार जो इंजन है उसको मैंने ऐसे रखा है ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। तो अभी हम सबसे पहले दो ये लोकेटिंग डाउल पिन्स हैं, इनको लेकर के एक स्लॉट यहाँ पर है, एक स्लॉट यहाँ पर है, इनमें लगाएंगे। सो लेट मी जस्ट डू दैट। एक यहाँ पर लग गई और दूसरे वाली यहाँ पर लग गई। उसके बाद में ये जो गैस्केट है ये हमें लगाना है, तो इसको मैंने, आई होप आप देख पा रहे होंगे, इस पर मैंने दोनों साइड अच्छे से ग्रीस लगाया है। अब उसका क्या रीज़न है, वो रीज़न अगर आपको जानना है तो आप बाइक वाले चैनल पर जा कर के बाइक्स का जो इंजन रिबिल्ड है वो देख सकते हैं। तो अभी इसको मैंने प्लेस करा तो आप देख सकते हैं कि इसके होल्स हैं वो अलाइन नहीं हो रखे, दैट मीन्स कि हमने इसको गलत लगा दिया। तो अभी हम इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देयर वी गो। अभी सारे होल्स अलाइन हो गए हैं। तो अभी हमें लगानी है हमारी जो प्लेट है वो, लेकिन इसमें ऑयल सील को लगाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ होगा क्या कि ऑयल सील का जो ये इनर लिप है ये हम डैमेज कर देंगे लगाते टाइम, तो उसके लिए मुझे ट्राईपोड की ज़रूरत है। तो अभी हम आ गए ट्राईपोड पे। तो अभी जो क्रैंक का ये वाला सेक्शन है जिस पर जो ऑयल सील है वो लगने वाली है, उसको अच्छे से हम लुब्रिकेट करेंगे। और जो ऑयल सील है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है आप चाहें तो उसको भी लुब्रिकेट कर सकते हैं, वैसे इसमें पहले से ग्रीस लगा हुआ आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले ये जो इनर लिप है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप इसकी स्प्रिंग को ही डैमेज कर दें। तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत आप फ्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो स्प्रिंग डैमेज हो जाएगी, इसलिए मेक श्योर। तो इसको हमने लुब्रिकेट कर लिया। तो अब हम ये वाला जो हिस्सा है इसको स्मूथली सबसे पहले इसके अराउंड फिट करेंगे, उसके बाद हम जो प्लेट है उसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी समझा तो मैंने दिया है, अब कैसे करता हूँ वो और देख लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर अलाइन करी। अभी हमने एक साइड से जो सील है उसको इस तरीके से फिट करा, एंड अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम इवनली बिना डैमेज करे फिट कर सकें। देयर वी गो। अगर सब्र से काम लेंगे और थोड़ा सा जेंटल रहेंगे तो बिना डैमेज करे आप सील है उसको लगा देंगे। तो अभी हमने इसको प्रॉपरली फिट कर दिया है। तो अभी इसकी सीटिंग चेक करेंगे और उसके बाद में इसके जो बोल्ट्स हैं वो लगाएंगे। तो अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि जो लिप है ऑयल सील का वो अंदर की साइड ना दबा हुआ हो कहीं से भी। तो ये अभी तक तो सही लग रहा है, इस साइड और देख लेते हैं, एकदम परफेक्ट है। और इसकी जो सीटिंग है उसमें हमें ये चेक करना है कि जो डाउल पिन्स हैं उनमें ये प्रॉपर लग जाए। तो यहाँ पर सही है, दूसरी साइड और देख लेते हैं।
दूसरी साइड भी सही है। तो अभी हम इसके जो बोल्ट्स हैं वो लगा सकते हैं। तो 4 बोल्ट्स इसमें आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है गाइस, क्योंकि ये जो इंजन है ये पहले बन चुका है और वही रीज़न है कि हमें इसका ब्लॉक और हेड चेंज करना पड़ रहा है। इस इंजन में बहुत नुकसान था पहले, जिस भाई ने भी काम किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जानबूझ करके ख़राब काम करा है, क्या पता इसके जो पहले ओनर थे, इससे पहले ये गाड़ी जिनके पास थी, उन्होंने सस्ता काम कराया हो। तो आप जैसे पैसे दोगे वैसा काम होगा। मैकेनिक की गलती तब होती है जब आप पैसे पूरे दे रहे हो, वो काम फिर भी अच्छा नहीं कर रहा है। एनीवेज, भटकते नहीं अपने टॉपिक पर। कहने की बात ये है कि इसमें जो बोल्ट्स हैं, नट्स वगैरह हैं, वो बहुत सारी जगह गलत लगे हुए हैं, अजीब लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं जितने चेंज कर पाया मार्केट में आसानी से जहाँ पर अवेलेबल हो पाए, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करने में बहुत टाइम लगता है और थोड़ी सी डेडलाइन है इस गाड़ी के साथ, तो इसलिए ये ही मैं अरेंज कर पाया। वैसे इनकी साइज़ वगैरह मैंने अच्छे से देखी है, ये कहीं पर भी टच वगैरह नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर 19-20 का डिफरेंस आपको आपके इंजन के बोल्ट्स में देखने को मिलता है तो समझ जाना वहाँ पर इस इंजन में प्रॉब्लम है, ना कि आपके वाले में। और वैसे भी जब आप इंजन के बोल्ट्स वगैरह खोलते हैं तो याद रखा करो, फ़ोटो वगैरह ले लिया करो, उनको किसी अलग पैकेट या बॉक्स वगैरह में रख के मार्किंग कर दिया करो कि हाँ ये ऑयल सील के बोल्ट हैं, ये ऑयल पंप के बोल्ट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। तो 4 बोल्ट ये लगेंगे। कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। और 2 जो सेक्शंस हैं जहाँ पर हमने डाउल पिन्स लगाई हैं उनमें लगेंगे थोड़े लंबे वाले बोल्ट्स। तो इन 6 के 6 बोल्ट्स को हम यहाँ पर फिट करते हैं। और ये वाले जो बोल्ट्स हैं इनको टॉर्क करना है 11 न्यूटन मीटर्स पे। तो सबसे पहले इन 4 बोल्ट्स को टॉर्क करेंगे, उसके बाद में इन 2 को। और फिर एज ए नेक्स्ट स्टेप हम जो ऑयल पंप असेंबली है और उसकी जो हाउसिंग है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो फ्रंट ऑयल सील है क्रैंकशाफ्ट की, उसको जो ऑयल पंप की हाउसिंग है उसमें लगाने वाले हैं। तो प्रोसेस इसमें भी वही रहेगी। सबसे पहले जहाँ पर ऑयल सील लगनी है उस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करा जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ऑयल सील की आउटर हाउसिंग को अच्छे से लुब्रिकेट करा जाएगा और उसके बाद में इसको हम अलाइन करते हुए पुश कर देंगे। अभी इसका जो लिप है वो इसका जो एल्यूमिनियम वाला लिप है उसके साथ कंपेयर करके देख लेंगे, एकदम लेवल में होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर, एंड वी आर गुड टू गो। अभी बारी आती है जो ऑयल पंप है उसको असेंबल करने की। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है इसको लुब्रिकेट करेंगे, फिर हमारा जो आउटर गियर है ऑयल पंप का उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से लुब्रिकेट करना है। अभी इसमें आपको एक डॉट दिख रहा होगा, इस डॉट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अभी इसका रोटेशन एकदम स्मूथ है, एक बार चेक कर लेंगे। अब बारी आती है पंप का जो इनर प्रोपेलर है उसको लुब्रिकेट करके इंस्टॉल करने की। तो इसमें डॉट वगैरह तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये सेक्शन दिखेगा। ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है ये नीचे की तरफ रखेंगे, जो फ्लैट सरफेस है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और अभी एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, ये जो पंप का अंदर वाला सेक्शन है ये पूरा राउंड नहीं है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 फ्लैट सेक्शंस हैं, इनको माइंड में रखना है, ये आगे काम में आएंगे। तो अभी इसको ऐसे कि ऐसा यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले इसके स्लॉट्स अलाइन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा इसको रोटेट करके ट्विस्ट करके हम इसकी पोजीशन पर रख सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं एंड इट्स वर्किंग स्मूथली। तो अभी ये जो एक्सेसिव ऑयल है उसको ऊपर की तरफ हम एक हल्की सी कोटिंग बना देंगे। फिर जो प्लेट है उसको लगाना है। तो प्लेट का ये वाला जो हिस्सा है इस पर भी वही सेम कोटिंग अप्लाई करनी है। एंड अभी इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए हमें प्लेस करना है। तो इसमें ये सेक्शन है ये यहाँ पर आएगा, तो ऐसे अगर आप इसको रखेंगे तो इसके सारे होल्स अलाइन हो जाएंगे। और अभी हम इसके ये जो स्क्रूज हैं इनको लगा रहे हैं। ये नए स्क्रूज यूज़ कर रहा हूँ मैं, थोड़े से ये पुराने वाले स्क्रूज के कंपैरिजन में लंबे हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने चेक कर ली है, कहीं पर किसी भी टाइप का क्लियरेंस इशू या ये किसी चीज़ से टच हो रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ऑयल पंप के हाउसिंग के ये वाले जो थ्रेड्स हैं
ये इनको ईजिली अकोमोडेट कर रहे हैं और ये इस प्लेट को टाइट भी करके रखेंगे। और वैसे इनकी जो शेप है वो भी जो पुराने वाले थे उन्हीं के जैसी है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अभी इनके थ्रेड्स पर मैंने थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ करा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है एज सच। और अभी इनको लगा करके हमें टाइट करना है। और टाइट करने का जो टॉर्क है वो 11 न्यूटन मीटर्स है, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं तो इनको खाली हाथ से ही टाइट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लोकटाइट यूज़ कर लिया है तो उसकी वजह से जो टॉर्क रीडिंग्स हैं वो इनएक्यूरेट हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ड्राई थ्रेड्स हैं उनके लिए है 11 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क रीडिंग। बी, मुझे नहीं लगता कि इन स्क्रूज़ पर 11 न्यूटन मीटर्स अप्लाई करना चाहिए। एटलीस्ट ये जो स्क्रूज़ मैं लेकर के आया हूँ इन पर तो मैं नहीं करने वाला हूँ। आपके जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो मैंने मेथड बता दिया है, 11 न्यूटन मीटर्स का आप चाहें तो टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनको जितना हाथ से रैचेट की हेल्प से टाइट कर सकता हूँ उतना ही टाइट करने वाला हूँ। अभी बारी है जो रिलीफ वाल्व है उसको लगाने की। तो सबसे पहले ये है, इसमें ये एक बंद साइड है, दूसरी साइड ओपन है, तो उस साइड हम ये जो स्प्रिंग है इसको लगाएंगे। उसके बाद में ये जो है स्प्रिंग इस नट में कुछ इस तरीके से चली जाएगी और फिर हम इसको यहाँ से पास थ्रू करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा एंड उसके बाद में इसको यहाँ से इंसर्ट करते हुए सबसे पहले हम हैंड टाइट करेंगे और उसके बाद में इसको 18 यानी कि 18 न्यूटन मीटर पर टॉर्क करना है। लेकिन उसके लिए मेरा जो टॉर्क रेंज है वो कुछ ज़्यादा ही हैवी है, मतलब मेरे पास जो 1/2 इंच का टॉर्क रेंज है उसमें 25 न्यूटन मीटर से नीचे की रीडिंग नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फील से ही टाइट करने वाला हूँ। लेकिन आपके पास अगर टॉर्क रेंज है तो आप इसको 18 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क कर देना। देयर वी गो। ऑलराइट, सो विद दैट डन, अब बारी आती है थोड़ा सा हाथ ख़राब करने की, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें थोड़ा सा RTV सिलिकॉन लगाना है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है ऑलमोस्ट ना के बराबर। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है इस पे थोड़ा सा लगाना है, जो कि मैं लगा चुका हूँ। उसके बाद में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने लिया है, जो कि आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट एन इशू। इसमें वैसे यहाँ पर एक अलग से कुछ सिलिकॉन टाइप ही लगा हुआ आता है एक्स्ट्रा सीलिंग के लिए, लेकिन मैंने इस पर सारे पर ही गैस्केट पर थोड़ा थोड़ा जो RTV सिलिकॉन है वो लगा दिया है फॉर एक्स्ट्रा लीकेज प्रोटेक्शन। तो अभी इसको उठा के यहाँ पर रख के देखते हैं और इसके जो होल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन हो रहे हैं, सो वी आर गुड टू गो। लेकिन एक बार इसको वापस रखते हैं जल्दी से। ये 2 डाबल्स हैं, एक यहाँ पर लगेगी, देयर वी गो, और जो दूसरी है वो यहाँ पर लगेगी। और अभी हम इसको वापस से प्लेस करते हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड अपना जो गैस्केट है वो अपनी पोजीशन पर आ गया है, विच मीन्स कि अपन अब जल्दी से ऑयल पंप को लगा सकते हैं। और ये जो सेक्शंस बताए थे मैंने ध्यान में रखने के लिए, वो इसलिए बताए थे क्योंकि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें आपको इनके लगने के लिए जगह दिखेगी। तो क्रैंकशाफ्ट है वही ऑयल पंप को रोटेट करती है, तो हमें ये वाले जो सेक्शंस हैं उनको इसके साथ और इसके साथ अलाइन करते हुए ऑयल सील को डैमेज ना करते हुए इस ऑयल पंप को लगाना है। सो बता मैंने दिया है, अब करके और दिखा देता हूँ। तो स्टेप 1 पहले के जैसा ही रहेगा, जहाँ पर ऑयल सील लगने वाली है उस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट कर लेते हैं। उसके बाद में इसको रोटेट करके पहले से थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ऑयल सील है उसके जो लिप्स हैं उनको डैमेज नहीं करना है। टेक्निक वही है जो हमारी मैन ऑयल सील में थी, बहुत ही ध्यान से। और अभी हम अलाइनमेंट मैच करते हैं एंड देयर वी गो, हमारा जो ऑयल पंप है वो लग चुका है। ऑयल सील का जो लिप है वो बाहर की साइड ना निकला हुआ हो वो चेक करना है, कर लिया, एकदम सही है। इसकी जो सीटिंग है वो प्रॉपर्ली चेक करनी है, वो भी कर ली, सब सही है। तो अभी हम बोल्ट्स पर मूव ऑन करते हैं। तो बोल्ट्स 3 टाइप के लगेंगे, 2 सबसे लंबे वाले जो बोल्ट्स हैं, एंड सॉरी गाइस ये वाला जो बोल्ट है ये सिर्फ एक ही था, इसलिए ये एक मैंने बाहर से परचेस करके लगाना पड़ रहा है मेरे को, सॉरी अबाउट दैट। आप ऐसा मत करना लेकिन।
किसी और मैकेनिक का ख़राब करा हुआ काम सुधारना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो ये 2 यहाँ लग गए। उसके बाद में बारी आती है इन 6 की। तो ये 2 छोटे वाले जो हैं, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में ये जो 4 हैं, ये हमारे 1 2 3 एंड 4 ऐसे लगेंगे। और अभी हम इनको सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे, फिर 11 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो बस यही था यार इस वाले पार्ट के लिए। ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, क्योंकि एक तो मेरे हाथ ख़राब हो चुके हैं और दूसरा ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो इस वाले पार्ट में इतना ही था। इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम कनेक्टिंग रोड्स, पिस्टन्स एंड उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस वाले पार्ट में इतना ही था। अगर ये यूज़फुल लगा है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना यार। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करते हो या नहीं करते हो, लेकिन YouTube को फ़र्क पड़ता है। मुझे तो आप वीडियो देख लेते हो, वो आपके लिए यूज़फुल होती है, उसी में संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन अगर आप इन वीडियोस को लाइक नहीं करोगे तो ये और आप जैसे भाइयों के पास नहीं पहुंच पाएंगी, और वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे ये लगेगा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अपना जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं कर रही हैं, वो यूज़फुल नहीं हैं, तो मैं उनको बनाना बंद कर दूँगा। सीधी सी बात है। तो इसलिए इन वीडियोस को लाइक कर दिया करो, और हो सके तो कुछ भी कमेंट भी कर दिया करो, ताकि जो एल्गोरिदम है उसको लगे कि मैं सही काम कर रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ, और ये वीडियोस और लोगों तक पहुँच सकें। बस इतना ही है। फिर मिलेंगे कब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।